जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार अवनीश आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपको बता दूं कि हम अपने इस चैनल पर समीक्षा अधिकारी ROA के लिए लगभग 5000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और इसी माध्यम से आपके टेस्ट भी कराएंगे। जो टेस्ट हैं वो GS वर्ड के हैं, ध्येय IAS के हैं, PCS मित्रा के हैं और स्टडी सिविल सर्विस के हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और लगभग इसमें 5000 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। आप साथ ही साथ देखते जाइएगा, हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोज़ को अधिक से अधिक देखिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो टेस्ट पेपर है, ये आपका टेस्ट पेपर GS वर्ड का है। ठीक है, और इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छे से देखना है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले। मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं ये आदमगढ़ से मिले हैं, और जो आदमगढ़ है ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है। साथ ही आपको ये भी बता दिया जाए, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य थे वो भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से मिले थे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, लोहरा देव। और लोहरा देव जो है ये उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है। यहाँ से 8000 से लेकर के 9000 ईसा पूर्व के मध्य में कुछ चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता संबंधित है, अर्थात यहाँ पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का जो काल है वो क्या काल कहलाता है। तो आपको एक बात बता दी जाए कि सिंधु सभ्यता का जो समय था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व था। ठीक है, और इस समय को आगे ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, आगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो मूर्ति पूजा शुरू हुई थी वो कब से शुरू हुई थी। तो मूर्ति पूजा पूर्व आर्य काल से शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी? पूर्व आर्य काल से शुरू हुई थी। और मूर्ति पूजा के अगर साक्ष्य देखें तो सिंधु सभ्यता से भी प्राप्त हुए थे। मूर्ति पूजा के जो साक्ष्य थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? सिंधु सभ्यता से भी प्राप्त हुए थे। और यहाँ से सिंधु सभ्यता से मातृ देवी की जो मूर्ति मिली थी उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में भी क्या होता था, मूर्ति पूजा की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सिंधु सभ्यता से संबंधित आपका क्वेश्चन है। एक तरफ सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल हैं और उनसे संबंधित नदियाँ हैं। तो जैसे आपकी भोगवा नदी है, ठीक है क्या जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, कालीबंगा आपका गंगा नदी के किनारे है। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे है। इसी तरीके से आपको आगे चल के ऑप्शन में मिलान कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्न वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। ठीक है, अच्छा, जो वेदांग होते थे उनके जो पाठ करने वाले जो गुरु होते थे उनको पुरोहित के नाम से जाना जाता था। और निम्न वैदिक देवताओं में से पूछा जा रहा है कि किसको गुरु कहा जाता था। तो इसमें बृहस्पति आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है मल्लगढ़ राज्य में हो जाती है 483 ईसा पूर्व में, और उनकी मृत्यु के बाद कुछ समय ही बाद में एक प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होता है जो कि राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। इस समय जो शासन चल रहा था, जो राजा था उस समय जो राजा था उस राजा का नाम था अजातशत्रु। और इस संगति की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? महाकश्यप के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपको त्रिपिटक का अर्थ पता होना चाहिए। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है ज्ञान की 3 टोकरियां। क्या होता है? ज्ञान की 3 टोकरी। ठीक है, ज्ञान की 3 टोकरी। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें बात की जाती है जैसे सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है। अगर मैं विनय पिटक की बात करूं तो इसमें नियम और आचरण की बातें की गई हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक शिक्षाएं बताई गई हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य
कौन थे। अच्छा, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा, आपको पता है कि भगवान महावीर स्वामी जो हैं ये जैन धर्म से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित थे। और जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। और इनके पुत्र का, इनकी जो दामाद था, दामाद का नाम था जमाली, और अपने दामाद को इनने अपना प्रथम शिष्य बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जो पाटलिपुत्र है, ये पाटलिपुत्र नामक जो स्थान पड़ता था, ये गंगा और सोन नदी के संगम पर इसकी स्थापना की गई थी। और जो स्थापना की थी वो हर्यक वंश के शासक उदयन ने इसकी स्थापना की थी। और उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से परिवर्तन करके या स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। तो आंसर सी राइट। ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर होगा सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। केवल वो है स्तंभ जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया। आपको पता ही है मौर्य वंश के बारे में। अशोक के 14 शिलालेख मिले हुए हैं, इनमें कुछ स्तंभ भी मिले हुए हैं। और स्तंभों में एक ऐसा स्तंभ है जिसका नाम है भाब्रू स्तंभ लेख, जो राजस्थान से मिला हुआ है। इस भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने ये कहा है कि मैं मगध का सम्राट हूँ। क्या कहा था? कि मैं मगध का सम्राट हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। मौर्य काल में शिक्षा का जो केंद्र है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। और तक्षशिला पाकिस्तान इस्लामाबाद से पश्चिम की तरफ पड़ता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न में से किस एक पतन से संबंधित था? मतलब गुप्त काल में, कहने का तात्पर्य है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय जो व्यापार था वो किस बंदरगाह से होता था? कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था? तो ताम्रलिपि बंदरगाह था। और ये ताम्रलिपि जो बंदरगाह था ये आपका बंगाल में था। कहाँ पर था? बंगाल में था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। और 14 क्वेश्चन कहता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर से कौन सा शासक संवर्ग संबंधित है? मतलब कहने का तात्पर्य है कि कौन से शासकों ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में निर्माण करवाया था? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी। आंसर राइट आंसर कौन सा होगा? आंसर सी होगा। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने इस मंदिर को बनवाया था। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। और ये एक पत्थर को काट करके इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और जो शासक से राष्ट्रकूट शासक, उनका नाम था कृष्ण प्रथम देव। ठीक है, या कृष्ण प्रथम ने इसको बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ कहने का तात्पर्य कुछ रचनाएं हैं और उनके जो लेखक हैं या उनसे संबंधित व्यक्ति हैं उनके नाम दिए गए। जैसे कि बात करते हैं बरहामेर ने क्या लिखा है? बरहामेर ने लिखी है बृहत संहिता। विशाखा दत्त ने क्या लिखा है? तो विशाखा दत्त ने जो लिखा है वो लिखा है आपका देवी चंद्रगुप्तम। क्या लिखा है? देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक ने मृच्छ कटिकम की रचना की है। और बिल्हड़ ने जो रचना की है वो बिल्हड़ ने की है विक्रमांकदेव चरित्र की। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपको मैंने मिला दिया है। आगे चल के आप ऑप्शन को मिला लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था? बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो देखो, कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। उसके बाद में अगर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट होती हैं। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो आपकी सरोजिनी नायडू होती हैं। और लेकिन यहाँ बात की जा रही है प्रथम महिला वो कौन थी जिसने कांग्रेस को संबोधित किया था? तो आपको बताएं कि 1990 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की एक महिला थी जो प्रथम स्नातक महिला थी जिसने सबसे पहले भारत में उसी महिला ने ग्रेजुएशन किया था। उस महिला का नाम था कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, क्या नाम था? कादम्बिनी गांगुली नाम था। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे फिरोज शाह मेहता। इस कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे फिरोज शाह मेहता। चलिएगा 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन में जो बात की गई है वो क्या बात की गई है देखिएगा दोस्तों। 17वें क्वेश्चन में बताया गया है निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल किया गया था? तो इसका आंसर राइट होगा कि कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जो जोड़ा गया था वो नागपुर अधिवेशन में जोड़ा गया था। और नागपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे आनंद चारलू। कौन कर रहे थे? आनंद चारलू। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी कर रहे थे। और 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का जो ये अधिवेशन हुआ था, ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में
हुई थी। ठीक है, इसमें कुल 72 लोग शामिल किए गए थे, जिनमें दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दिनसा बादशाह थे, एस सुब्रमण्यम थे, काशीनाथ तेलंग थे। लेकिन इसमें जो शामिल नहीं थे व्यक्ति वो मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद इसमें शामिल नहीं थे। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। अब 19 में भी मिलान करवाने को दे रहा है और आपके पेपर में समीक्षा अधिकारी RO में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं जिनकी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ठीक है, अच्छे से इनका एनालिसिस समझिएगा। इन क्वेश्चनों का मिलान करवाने को देता है। जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1891 में। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की थी, ये संस्थापक थे, तो ये आंसर राइट है कि स्थापना इसकी राधाकांत देव ने की थी। दूसरा है इंडियन लीग 1875, तो ये भी शिशिर कुमार घोष ने की थी, ये भी राइट है। उसके बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, ये भी दादा भाई नौरोजी ने की थी, सही है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 द्वारकानाथ टैगोर ने की थी, तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। सुगोली की संधि पूछ रहा है, सुगोली की संधि हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन समझिएगा अच्छा सा। अमेर कहने का तात्पर्य है अंग्रेजों के बीच में और नेपाल के राजा, जो नेपाल के राजा थे, नेपाल के राजा गजराज मिश्र और अंग्रेजों की तरफ से कर्नल पेरिल बेड्रोसो, ठीक है, इनके मध्य में ये संधि हुई थी और ये संधि हुई थी 1815 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए, जो 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग बहुत प्रसिद्ध था और आगे चल के उसका पतन हो गया था, इसका कारण पूछ रहा क्या है, तो ब्रिटिश को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था, इसके कारण ये पतन मतलब व्यापार ठप हो गया था। आगे चलते हैं 1920 में निम्न में से किसने अपना नाम बदल करके ऑल इंडिया, किसने अपना नाम बदल करके स्वराज सभा रखा था। तो आपको ये पता है कि 1916 में तिलक ने और एनी बेसेंट ने, तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और यह होम रूल लीग जो है ये आगे चल करके आपकी 1920 में स्वराज सभा के नाम से जानी गई थी। किसके नाम से जानी गई थी? स्वराज सभा के नाम से जानी गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरायण में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रवर्तक कौन थे? तो 19वीं शताब्दी के अंत में पूछ रहा है, अंतिम टाइम में, तो स्वामी विवेकानंद थे। और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस से ही संबंधित उन्होंने एक संस्था का गठन किया था जिसका नाम रखा था रामकृष्ण मिशन। और 1896 में इसका क्या किया था? स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापना कहाँ की गई थी? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा आपका बी। कौन सा होगा? बी होगा। तो आपको एक बात बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले मुगल बादशाह जो जहांगीर थे उनके दरबार में 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है। कैप्टन हॉकिंस को व्यापार करने की अनुमति ये मांगता है जहांगीर से, लेकिन पुर्तगालियों के कहने से उनको अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि अंग्रेज वो क्या कहते हैं, पुर्तगाली महान है, ऐसा किसे लगता था? ऐसा लगता था जहांगीर को। लेकिन आगे चल करके पुर्तगालियों को अंग्रेज़ों ने पराजित कर दिया। जब अंग्रेज़ों ने पराजित कर दिया तो अब मुग़ल बादशाह को ये लगने लगा कि पुर्तगालियों से ज़्यादा तो ताकतवर कौन है? अंग्रेज़ हैं। तो अंग्रेज़ों को 1613 ईस्वी में सूरत में कंपनी लगाने की अनुमति दे दी थी। और पुर्तगालियों ने तो भारत में 1500 ईस्वी में कंपनी लगा ली थी अपनी कालीकट में। और 1605 में मसूलीपट्टनम में डचों ने लगा ली थी। और 1664 में सूरत में फ्रांसीसियों ने लगा ली थी। 1620 में त्रावणकोर या तंजौर के निकट डेनमार्कों ने अपनी कंपनी लगा ली थी। तो चलते हैं, इसका आंसर आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन 25 देखता है। हमारे 25वां क्वेश्चन शुरू हो रहा है, आगे देखिएगा। यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम व्यवस्थित कीजिएगा। मतलब यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई हैं उनका क्रम व्यवस्थित करवा रहा है। तो क्लियर है कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो इसका आंसर राइट होगा, ए आंसर राइट होगा। कौन सा आंसर राइट होगा? ए आंसर राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी गई थी वो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। और अकबर द्वितीय ने अपना जो प्रतिनिधि बनाया था वो किसको बनाया था? राजा राम मोहन को बनाया था। और इन्हीं के पेंशन के सिलसिले में राजा राम मोहन राय कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। और जब लंदन में जाते हैं तो वहाँ पर बातचीत जो भी की हो लौटते समय बताया जाता है कि इनको एक बीमारी हो गई, इसी मस्तिष्क में मतलब बुखार, जिसे मेनिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। और इनकी वहाँ पर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ब्रिस्टल शहर में इनकी समाधि बनी हुई है। ठीक है, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ ये सब अच्छे से समझते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27वां। क्वेश्चन नंबर 27वां ये भी लेवल का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कौन से गवर्नर जनरल द्वारा क्या कार्य किया गया था? ठीक है, कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा क्या कार्य किया गया था? तो इसमें बात करते हैं जैसे लॉर्ड डलहौजी धन का व्यवगत सिद्धांत। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा का अंत, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। आप आगे जाकर के ऑप्शन को लगा लिएगा, मैंने मिलान कर दिया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर जो राइट होगा वो कौन सा होगा? बी होगा, मीर खासिम। इसके बारे में बता देते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। अच्छा, 1757 में प्लासी का युद्ध हो रहा है और 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बिठाया था, किंतु उसने शीघ्र ही जब विद्रोह कर दिया तो उसे सत्ता से हटा दिया गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। किंतु मीर कासिम ने यह सोचा कि कंपनी हमारे कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, तो उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा करके कहाँ कर दिया था? मुंगेर कर दिया था। ठीक है, एक्सप्लेन को अच्छे से समझते हुए चले जाओ। आगे चलते हैं, ये भी मिलान करने को है और मिलान करने को कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1767 से 69 में हुआ था, मद्रास की संधि के साथ समाप्त हो गया था। बिल्कुल सही है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में मंगोल की संधि के साथ समाप्त हुआ, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ, ये भी सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 सालवाई की संधि के साथ, ये आपका आंसर रॉन्ग है। तो आपका इसका आंसर जो होगा राइट होगा डी होगा। क्या होगा? डी होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30वां। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वर्ष या किस गवर्नर जनरल के समय या किसके कार्यकाल में क्या हुआ था? पारित हुआ था। प्राचीन जो संरक्षण एक्ट आया था या प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट आया था ये 1904 में आया था। और 1904 में जो गवर्नर जनरल थे, आपको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। और बंगाल विभाजन किन के समय हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, किनके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो जब 5 में वो थे तो 4 में आपके लॉर्ड कर्जन होगा, आंसर राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31वां। निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन होगा? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अच्छा इनकी कुछ डिस्क्रिप्शन बता देते हैं तो सुन लीजिएगा कि 1717 में बंगाल में क्या होता है? बहुत अकाल पड़ता है। और इस समय जब अकाल पड़ता है तो वहाँ के कुछ सन्यासी लोग इकट्ठे हो गए थे। ये अंग्रेज जो थे उनको दबाव बना रहे थे टैक्स वगैरह इत्यादि को लेकर के। तो सन्यासी लोग कई लोग इकट्ठे हुए, भूमि जिनके पास भूमि थी या नहीं थी या छोटे थे कृषक या जमींदार थे, सब लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने आंदोलन किया। उसी सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है और वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32वां। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दक्षिण में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं देखनी है। मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, मेरठ छावनी विद्रोह का तात्पर्य है 1857 की जो क्रांति होती है तो उस क्रांति की शुरुआत पूछ रहा है कहाँ से हुई थी? तो ये 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों को गोली चला दी थी। इसमें एक मारा गया था, एक घायल हो गया था और मंगल पांडे को आगे चल के फांसी लगा दी गई थी। ठीक है, और मेरठ से इसकी शुरुआत होती है, इसलिए मेरठ को क्रांति नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। अच्छा, ये भी क्वेश्चन 1857 की क्रांति से संबंधित है। ठीक है, 1857 की क्रांति में दिल्ली से कौन नेतृत्व करता रहा था? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर कर रहे थे।
ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी। कानपुर से कुंवर सिंह कर रही थी। यही क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, क्योंकि कानपुर से कुंवर सिंह नहीं, नाना साहब और तात्या टोपे कर रहे थे, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। ये सही है, तो आपका आंसर राइट होगा सी। ठीक है, कौन सा आंसर राइट होगा? आंसर सी इज राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 35वां। क्वेश्चन 35वां कहता है लाल महल किसने बनवाया था? तो लाल जो महल बनवाया था, ये लाल महल बलबन के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? बलबन के द्वारा बनवाया गया था। और हौज ए खास किसके द्वारा बनाया गया था? तो हौज ए खास अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। जहाँपना नगर मोहम्मद तुगलक ने बनवाया। इसी तरीके से आप अपना ऑप्शन राइट कर लीजिएगा, मैंने मिला दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36वां। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? क्वेश्चन देखते हैं 36वां। अच्छा, ये भी मिलान करवाने को देख रहा है, जैसे दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज किसने बनवाया था? तो ये किसने शुरू किया था? ये कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने, ये सही है। दीवान ए कोई मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये भी सही है। दीवान ए अर्ज बलबन ने, ये भी सही है। लेकिन नायब ए मुवालिकत नासिरुद्दीन महमूद ने, ये गलत है, क्योंकि ये बहरम शाह ने बनवाया था, इनने नहीं बनवाया था। ठीक है, तो आंसर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, और क्वेश्चन जो 37 है वो कहता है निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो मिनहाज उस सिराज, ये किसको कहा जाता है? तो ये तबकात ए नासिरी को, ये सही है। क्वेश्चन ये सही है। उसके बाद में फुतहात फिरोज शाही, फिरोज तुगलक को, ये भी सही है। किताब उल हिंद अमीर खुसरो को, ये भी सही है। लाख बख्श इल्तुतमिश को नहीं, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लाख बख्श। क्या कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वितीय हातिम के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38वां। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का स्थान है? तो ये कहा था मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। किसके द्वारा? मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। निम्न में से कौन से मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध विधिवेता थे? तो प्रसिद्ध विधिवेता मध्यकालीन भारत के, देखो विज्ञानेश्वर थे, ये सही है। हेमाद्री थे, सही है। जीमूत वाहन थे, ये सही है। लेकिन ये आपके राजसी का नहीं, सही नहीं है। जो आंसर आपका सी होगा। कौन सा होगा आंसर? आंसर आपका सी होगा। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रणाली किसने चालू की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि मुगल वंश का एक बादशाह था या एक राजा था जिसका नाम था अकबर, और अकबर ने 1575 में एक प्रथा की शुरुआत की थी जिसे मनसबदारी प्रथा के नाम से जाना जाता था। ये एक वेतन प्रणाली का एक श्रेणी होती थी, ठीक है, और ये सेना में भर्ती के लिए दी जाती थी। किसके लिए दी जाती थी? भर्ती के लिए शुरू की जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 41 में। शिवाजी के अष्टप्रधानों का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों को देखता था? ठीक है, तो शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उनमें कौन सा व्यक्ति उनके विदेशी मामलों को देखता था? तो इसका आंसर जो राइट होगा, विदेशी मामले देखता था सुमंत। कौन देखता था? सुमंत देखता था। सचिव पात्राचार विभाग की देखरेख करता था। पंडित राव धार्मिक मामलों में देखता था, छत्रपति का प्रमुख सलाहकार था। पेशवा प्रधानमंत्री होता था जो प्रशासन के निरीक्षक का कार्य करता था। ठीक है, और जो अमात्य होता था ये आधुनिक मंत्री होता था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42वां। कौन सा देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता ही है कि नहरों की जो शुरुआत की थी वो गयासुद्दीन ने की थी। जो नहरों की शुरुआत की थी वो किसने की थी? वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। लेकिन अधिकतम जो नहरें बनवाई थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। तो आंसर कौन सा राइट होगा? आंसर होगा आपका आंसर सी। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 42। निम्न पर विचार कीजिएगा। अच्छा, इसमें क्रम पूछ रहा है, और क्रम पूछ रहा है तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, मतलब इनका निर्माण कब कराया गया था? जैसे तुगलकाबाद का किला की बात करते हैं तो ये इसका निर्माण हुआ था 1331 में, या 21 से लेकर के 25 तक। ठीक है, लोधी गार्डन जो बनाया गया था ये बनाया गया था 1517 में। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह ने बनाया था। उसके बाद में कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार तो तुम्हें पता ही है, जो कुतुब मीनार बनाई थी ये किसने बनाई थी? ऐबक ने बनाई थी, और ये 1192 में बनाई गई थी।
उसके बाद फतेहपुर सीकरी, ये तो तुम्हें पता ही है, फतेहपुर सीकरी 1569 में बनाई गई थी अकबर के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा वो आंसर राइट हो जाएगा बी। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आंसर राइट बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में ये भी कौन सुमेल नहीं है, मतलब सुमेल करना है आपको, देखना है। तो जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था, राइट है। अकबर के दरबार में सर टॉमस रो आया था, यही रॉन्ग है सर, यही आंसर होगा, आंसर बी होगा। ठीक है, कौन सा होगा? आंसर बी होगा। ये आगे चलते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी में। कहाँ पर है? कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी में। आगे चलते हैं। धर्मट का युद्ध हुआ था। अच्छा, धर्मट का युद्ध किन के बीच हुआ? औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था धर्मट का युद्ध, ये आपका, इस युद्ध में दारा सिकों की हार होती है, औरंगजेब जीत जाता है। ठीक है, दारा सिकों की हार होती है, औरंगजेब जीत जाता है। और 1658 में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1658 में। और जीत कौन की हुई थी? औरंगजेब की जीत हुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47वां। निम्न में से किसने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्र का और रसिक प्रिया की रचना की थी? तो रामचंद्र का और रसिक प्रिया की जो रचना की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये की गई थी किसके द्वारा? केशव के द्वारा की गई थी। केशव दास ने इसकी रचना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब हुई थी? तो आपको बताया कि अरबों ने पहले आक्रमण किया था, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था, और ये 712 में हुई थी। और सिंध के राजा जो दाहिर थे, उन पर यह आक्रमण किया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 49 है आपका, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। पुर्तगाली 1498 में प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा आता है, वो आकर के यहाँ से कुछ मसाले वगैरह ले जाता है, जिसमें उसे 60 गुना फायदा होता है। जब आता है तो राजा जमूरियन जो थे यहाँ के, और राजा जमूरियन ने उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दोबारा से पुनः आता है, आगे चल के उसे कुछ बीमारी हो जाती है, यहीं पर उसकी मतलब मृत्यु हो जाती है। तो कोचीन में उसकी वो बनी हुई है समाधि, और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भी उसकी समाधि बनी हुई है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50। और 50 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो 50वें क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेल है? निम्न में से कौन सा सही सुमेल है? तो सही सुमेल इसमें देख लो। बक्सर का युद्ध लॉर्ड क्लाइव के समय हुआ था, ये नहीं, बक्सर का युद्ध लॉर्ड क्लाइव के समय नहीं हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो हुआ था हेक्टर मुनरो लड़ रहा था अंग्रेजों की तरफ से, तो ये गलत है। बॉडीबास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, ये सही है। ठीक है, आगे देख लो, जलियांवाला बाग हत्याकांड डलहौजी के विरुद्ध, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद में आगे देखिएगा, तो ये आपका सही है, ये गलत था, ये गलत है। खेड़ा युद्ध, ये भी गलत है। तो आंसर राइट बी होगा। तो दोस्तों आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। मैं लगभग 5000 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा RO ARO समीक्षा अधिकारी के लिए। आप लोग हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।